बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 19 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान की आज दबंग एंट्री थी अदालत के अंदर, और अदालत में आते ही जज ने जब फ़र्द जुर्म आयद करने की कोशिश की तो इमरान खान ने कहा ठहर जाएं, पहले मैं कैमरे के पीछे बैठे कर्नल साहब से बराह रास्त बातचीत कर लूँ। और फिर उन्होंने बराह रास्त बातचीत की कर्नल साहब के साथ। ये सारा क्या माजरा है ये आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि आज फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए और मौजूदा टिकट होल्डर को अदालत के अंदर से तजलील करते हुए अगवा कर लिया गया, घसीटते हुए ज़मीन के ऊपर टांगों और बाजुओं से पकड़ के। सारे सब कुछ देख रहे थे, अदालत देख रही थी, सब खामोश रहे। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखेंगे। रेहाना डार साहबा के सपोर्टर्स के घरों पर रात गए हमले कर दिए गए हैं, और उसके साथ साथ चौधरी परवेज़ अलाई का बहुत दबंग बयान आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आखिरी खबर जो है वो है मरियम नवाज़ का खानेवाल में जलसा, वालिद को ही ताने देना शुरू हो गई जलसे के दरमियान में। और उसके साथ साथ ये भी आपको दिखाएंगे कि एक तरफ मरियम का खानेवाल का जलसा और दूसरी तरफ आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साउथ पंजाब से लेके केपीके और ऊपर बाजोड़ और तमाम इलाकों के अंदर जो रैलियां हैं उनका मुआवजना दिखाएंगे कि एक तरफ पूरी रियासती मशीनरी और दूसरी तरफ पूरी घुटन और पकड़ पकड़ाई। इस सारे माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ख़बरों की तफसील की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो और दूर तक जाए। पहली खबर की तरफ आते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि आज इमरान खान साहब की दबंग एंट्री थी। आजकल अदालत के अंदर बहुत सर्दी, क्योंकि वहाँ हीटर नहीं लगाया जाता। पिछले दिनों ही जज अबू अल हसनात जो साइफ़र केस की समाअत कर रहे हैं, उनकी ठंड लगने से वहाँ तबीयत ख़राब हो गई। सहाफ़ी हजरात को भी, क्योंकि कोट शोट नहीं अंदर लेके जाने दिए जाते, उनको भी ठंड लग रही होती है, वकला को भी। ऐसे हालात में 70 साला नौजवान टी शर्ट पहनकर दबंग अंदाज से अदालत दाखिल होते हैं और सब हैरान हो जाते हैं कि इनको कोई ठंड नहीं लग रही, और वो मुस्कुराते चेहरे के साथ अदालत में आकर बैठते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बता दूँ कि इमरान खान साहब का थर्मोस्टेट जो है वो हम सब वाला नहीं है। टेम्परेचर का थर्मोस्टेट जो है, ना उनको गर्मी लगती है उस तरह से और ना ही उन्हें ठंड लगती है उस तरह से। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो अमेरिका से ठंड कम होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ इंटरनल हीटिंग के सिस्टम्स उस तरीके से नहीं हैं, तो जो भी लोग अमेरिका से पाकिस्तान जाते हैं, भले यहाँ पर -20 और -10 सेल्सियस वाले इलाके से जाएं या -30 सेल्सियस वाले इलाके से जाएं, जैसे कि अक्सर शिकागो में -30 सेल्सियस तक सर्दी जो है वो पड़ जाती है, तो उनको भी पाकिस्तान जाके ठंड लग जाती है। यहाँ क्योंकि बाहर ठंड होती है, घरों के अंदर सेंट्रली हीटिंग के सिस्टम्स होते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ ठंड लगती है बिल्डिंग्स के अंदर, घरों के अंदर, क्योंकि अक्सर आप उन जगहों पर, जारी बात है, हर टाइम तो कपड़ों के अंदर मोटे कपड़ों में नहीं रह सकते। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी ठंड लगती थी लोगों को। हमारे वहाँ पर मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जो अफवाज पाकिस्तान से होते हैं, या ब्यूरोक्रेसी के लोग, या मैं होता था वहाँ, तो हमें भी ठंड लगती थी। लेकिन और मीटिंग्स के अंदर तमाम वुज़रा, तमाम लोगों को इस बात का पता है जो मैं कह रहा हूँ, उन्हें भी जारी बात है ठंड लगती थी, लेकिन खान साहब को ठंड नहीं लगती, इसलिए हीटर नहीं चलते थे। और दूसरा, खान साहब इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो समझते हैं कि जब आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो पीछे ज़्यादा फ्यूल जलता है, कोयला जलेगा या कोई फॉसल फ्यूल जलेगा, उससे पोल्यूशन होगी और इन्वायरमेंट और ख़राब होगा। तो एक इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पर भी वो एनर्जी कंजर्वेटिव हैं, एनर्जी को कम कंज्यूम करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बताने का मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी जो मीटिंग्स थी वहाँ तो ठंड होती थी, टांगें जुड़ जाती थी, खान साहब को ठंड नहीं लगती थी। और दूसरी तरफ जो हमारे अपने दफ्तर होते थे, वहाँ भी डरते हुए हीटर नहीं चलाते थे कि अगर वहाँ से खान साहब का गुजर हुआ और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए, कई दफ़ा ऐसा हो जाता था, तो वो पूछेंगे कि आपको इतनी सर्दी क्यों लग रही है, ये हीटर चल रहा है। नेचुरली फिर वो अगला लेक्चर आपको पता ही है सारे का सारा कि सरकारी पैसा है और पूरे का पूरा टैक्स पेयर का पैसा है, ये ख़राब हो रहा है। वो सारी बातें तो अलग हैं, वो आप सबको उसका मालूम ही है। लेकिन ये लोगों के लिए नई बात होगी जिन लोगों ने खान साहब के साथ काम किया है,
उनको इस बात का पता है कि जून जुलाई के महीने में अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसके शीशे नीचे नहीं होते और उसका एयर कंडीशन ख़राब हो जाए तो आम आदमी शायद वहाँ मर ही जाए। खान साहब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि पानी थोड़ा ज़्यादा पी लेते हैं उस हालात में और बाजू ऊपर कर लेते हैं अपनी कमीज़ के, बाकी उन्हें गर्मी जो है वो कोई परेशानी नहीं कर रही होती। हाँ, दूसरे बंदे जो बारियाँ लेते हैं साथ, बारियों का मतलब ये कि थोड़ी दूर तक उस गाड़ी में चलेंगे और फिर उस गाड़ी में से उतर के दूसरी गाड़ी में बैठेंगे, क्योंकि उस गाड़ी में वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है। तो खान साहब को ना उतनी सर्दी लगती है ना उतनी गर्मी लगती है, ये तो मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अदालत में वो टी शर्ट में दाखिल हुए और वहाँ पर मुस्कुराहटें थी उनके चेहरों पर और चेहरे पर, और जज साहब ने तो क्योंकि उन्हें पीछे से चाबी चढ़ाई होती है जज साहब को, तो उन्हें वो एक कई होता है ना, कई बंदे को फैसला आया होता है, तो जज साहब को उस दिन वो चीज़ आई होती है कि ये मैंने अब करनी है, भले कानूनी तौर पर उसकी गुंजाइश है या नहीं। अब खान साहब के वकील वहाँ नहीं थे, तो नैब केस के अंदर जज साहब ने कहा कि फ़र्द जुर्म आयद करनी है। तो इमरान खान ने कहा कि फ़र्द जुर्म कैसे आयद हो सकती जब मेरे वकील ही मौजूद नहीं है। आप फ़र्द जुर्म पढ़ेंगे तो उसको सुन के डिफेंड तो मेरे वकला ने करना है। तो ये दुनिया का कहाँ का कानून है, इंसाफ है कि मेरे वकला के बगैर ही आप फ़र्द जुर्म आयद कर रहे हैं। और उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि 1 मिनट दीजिए, और उन्होंने कैमरे की तरफ देखा जो वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था। उन्होंने कहा मैं डायरेक्टली कर्नल साहब से बात कर लेता हूँ जो आपके पीछे बैठे हैं और जिनके कहने के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। 1 सेकंड के लिए तो जज साहब के चेहरे से रंग उड़ गया, उनको लगा जैसे खान साहब को कैमरे के उस तरफ नजर आ रहा है कि कौन से कर्नल साहब बैठे हैं। बहरहाल खान साहब ने कर्नल साहब से बात की, कैमरे में हाथ हिलाया उन्होंने कैमरे की तरफ और कहा कि कर्नल साहब मैं इमरान बोल रहा हूं, तो इनको कह दें ज़रा कि वकला आएँ तो फिर फ़र्द जुर्म आयद हो, इतनी जल्दी इनसे ना करवाएं कि पूरा इंसाफ का जो है ना वो जनाजा ही निकल जाए। अदालत में कह के भी लगे इस बात के ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब ने ज़ाहिरी बात है उस चीज़ को मौखर करवाया आज कि जब वकला होंगे तो फिर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो, कानून के मुताबिक हो। और कर्नल साहब से आज बिलमुशाफा उन्होंने बातचीत की। अब कैमरे के पीछे वाले कर्नल साहब भी परेशान होंगे कि ये आज इमरान खान साहब, यूजुअली तो आप कैमरे के जो पीछे बैठा होता है उसको नज़र आ रहा होता है, लेकिन आज पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ है कि कैमरे के आगे बैठे बंदे ने कैमरे के पीछे वाला बंदा देख लिया और उससे बातचीत भी कर ली और अपना मैसेज भी दे दिया। अच्छा जी, इसके अलावा वहाँ पर इमरान खान साहब ने और भी दिलचस्प बातें की हैं, उनकी तरफ हम आएंगे या मे बी हम अगले व्लॉग में आएंगे, उस पर तफसीली बात बताएंगे। आज इमरान खान साहब ने बहुत तफसीलन वहाँ पर बातचीत की है और उनके ऊपर मैं अपने अगले व्लॉग में डिटेल्ड में वो व्लॉग करूँगा। उन्होंने अपनी 2 बड़ी गलतियों की बात की है कि मैंने कौन सी 2 बड़ी गलतियाँ की हैं। फिर उन्होंने फ़ौज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की बात की है वो, और BBC का एक आर्टिकल आया, ये अगले व्लॉग में ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अभी हम अगली खबर की तरफ मूव करते हैं क्योंकि वो बड़ी इक्वली इंपॉर्टेंट खबर है जो आज हुई है, वो हुई है फैसलाबाद से। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा टिकट होल्डर साबिक MPA कास्त्रो साहब जो हैं वो अदालत गए थे अपनी कोई ज़मानत वगैरह लेने, उन्हें अदालत के अंदर से घसीट कर जी है तजलील की गई है। जो बंदे कास्त्रो को जानते हैं, कास्त्रो शरीफुन्नफ्स और बहुत ही नर्म मुलायम सा बंदा है, जो भी उसको जानते हैं जी, ये मैं अल्फाज जो हैं ये बहुत सोच के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नर्म है और मुलायम आदमी है, बहुत ही वो शाइस्ता आदमी है। उसको वैसे ही कह देते कि चलें आप गाड़ी में बैठ जाएं तो वो बैठ जाते, और उनको दोनों टांगों से पकड़ा हुआ है और उन्हें घसीटते हुए दोनों हाथों से, दोनों टांगों से, बाजुओं से पकड़ के घसीटते हुए ज़मीन के ऊपर उन्हें लेके जा रहे हैं। जाहिर बात है वो उस टाइम घबरा रहे होंगे, या तो वो अपना कोई तारफ़ करवाते तो वो उनके साथ चल के चले जाते, लेकिन जिस तरीके से उन्हें घसीट कर गाड़ी में डाला गया है, ऑफ कोर्स कास्त्रो साहब घबराए हुए थे उस टाइम, और आप उनको अगर पकड़ना था तो आप उनको बता देते कि हम फ़लाँ लोग हैं या हमने आपको अगवाई करना है, तो कम अज़ कम एक अवामी नुमाइंदे को आप चल कर ले जाएं। किस तरीके से तजलील के साथ आप उनकी तजलील कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, एक मामला ये हुआ है। दूसरी तरफ रेहाना डार साहबा ने एक मैसेज दिया है और एक मैसेज दिया है चौधरी परवेज़ अलाई ने। दोनों मैसेजेस आपको सुनाते हैं। रेहाना डार साहबा का मैसेज ये है कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर रात गए पुलिस ने रेड शुरू कर दिए हैं। ये उनका मैसेज सुनिए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल रात ख्वाजा असद की माँ पर असम DPO ने मेरे वर्कों के घर पर छापे मारे हैं। मैं इस गैर कानूनी हरकत की सख्त मजम्मत करती हूँ। DPO सियालकोट
ख्वाजा आसिफ की सियासत का मुहाफ़िज़ बना हुआ है। सियालकोट की पुलिस मेरे और इमरान खान के वर्करों को हरासा कर रही है। मैं एक बात वाज़िया कर दूं, मैं और इमरान खान के वर्कर इस गैर कानूनी हरकत का भरपूर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पहिंदाबाद। आपने सुना, आपको रेहाना डार साहबा बता रही हैं कि उनके जितने भी वोटर सपोर्टर हैं उनके घरों के ऊपर रात हमले कर दिए। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले मैं आपको वो भी फुटेज दिखा रहा हूँ और साथ आपको आवाज़ भी कुछ ना कुछ आ रही होगी। ख्वाजा आसिफ मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए खुद से वोटर्स ने गलियों बाज़ारों के अंदर, सियालकोट के अंदर। उसमें कोई रेहाना डार साहबा का नुमाइंदा बीच में कि कोई कैंपेन नहीं हो रही थी। रेहाना डार वहाँ नहीं थी या उस्मान डार या उनके भाई या कोई शख्स वहाँ पर नहीं था। ये वोटर खुद से निकल आए सड़कों के ऊपर, उन्होंने ख्वाजा आसिफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। उस रिस्पॉन्स में अब अगली रात को ख्वाजा आसिफ ने वोटर्स के घरों के ऊपर हमला करवाया और उन्हें उठवाने की कोशिश की है। और ये जो सिचुएशन है इसमें आप देख ही सकते हैं कि काजी फायज साहब तो खैर सोए हुए हैं, लंबी तान कर सोए हुए हैं, उनको तो पता नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है। अब हम सुनाते हैं कि परवेज़ अलाई साहब का आज का मैसेज है, जो ज़ाहिर बात है वो जेल में या किसी पेशी में या किसी जगह पर उनके किसी चाहने वाले, जेल के अंदर ऐसे लोग होते हैं पुलिस वाले या दूसरे, कई दफ़ा अपनी नौकरी का रिस्क लेते हैं और आपकी वीडियो शूट कर लेते हैं या आपका कोई पैगाम बाहर पहुंचा देते हैं। तो मेरे ख्याल में जब वो किसी केस में या किसी चीज़ में ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो किसी जगह पर किसी ने उनको कहा होगा कि अगर आपने कोई वीडियो पैगाम देना है तो बताएं, और वो वीडियो जल्दी से उनकी रिकॉर्ड कर ली वहाँ से। वो ताज़ा वीडियो उनकी सामने आई है। आपको पता है कि अलील भी हैं, बुजुर्ग भी हैं चौधरी परवेज़ अलाई, उसके बावजूद उनका पैगाम क्या है, सुनिए ज़रा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। आपने खुद से सुन लिया कि परवेज़ अलाई किस तरीके से डट के, उनका जो अमूमी अंदाज़ है वो इस तरह नहीं है। जो भी चौधरी परवेज़ अलाई को जानते हैं वो धीमा बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं, वो इस तरीके से ये असर्टिव तरीके से बोलने वाला उनका स्टाइल नहीं है। लेकिन आप उनके जज्बात देख पा रहे होंगे जब पहली दफ़ा वो रिकॉर्ड करवा पा रहे हैं अपना मैसेज, उन्हें कहीं से मौका मिला अचानक, तो नेचुरली बंदे का वो कंपोजर नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग नहीं होती, सोच नहीं होती, आपने सोच के वो मैसेज रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो आपका वो कंपोजर नहीं होता जो एक नॉर्मल बंदे का होता है। जैसे इस टाइम मेरा है, कैमरे के सामने मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है, पहले से पता है मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड करवाना है, तो जो परवेज़ अलाई साहब का वो कंपोजर आपको शायद, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है, रॉ है फुटेज, तो इसलिए आपको वो अचानक से थोड़े से वो इमोशनल होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इससे आप ये देखिए कि सारे लोग कहते थे कि वो शायद साथ ना खड़े हों, और वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए थे जब ग्राफ नीचे जा रहा था हमारा। अभी ये 9 अप्रैल से पहले की बात है, और डटकर चौधरी परवेज़ अलाई साथ खड़े हैं, पूरी उन्होंने वफादारी निभाई है और डटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को साथ दिया है। देखिए, जब सीनियर लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं तो एक नुकसान तो ये होता है कि एक सीनियर बंदा चला गया, उसके ज़ेरे असर लोग चले गए, उसके इलाके में पार्टी वीक होती। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि पार्टी के पूरे रैंक एंड फाइल के अंदर जो मायूसी फैलती है, उस वजह से एक सीनियर बंदे के जाने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो चौधरी परवेज़ अलाई ने डट के मुकाबला किया है और पार्टी और इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये दलेरी की बात है और उसके लिए हम उनकी तहसीन करते हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अच्छा जी, अगली ख़बर की तरफ मूव करते हैं। आज खानेवाल के अंदर जलसा था हमारी प्यारी बाजी मरियम का, और ऐसा कैसे हो सकता है कि प्यारी बाजी मरियम जो है वो खेल रही हों और अपने ही पोस्ट पर गोल ना कर दें, ये तो कभी मुमकिन ही नहीं। बाजी ने तो बार बार करना होता है। तो वाले साहब को साथ बिठाकर और तकरीर की, आप याद कीजिए कि पिछली दफ़ा बाजी ने तकरीर ज़रा बेहतर की थी, तो हम आपको बता रहे हैं कि उस टाइम नवाज शरीफ साहब की ये तस्वीर देखिए और उनके जज्बात देखिए, क्योंकि उस टाइम नए नए आए थे, उनको लग रहा था कि मैं लंदन से आया हूँ, कबूतर बिठाया था, चेहरा धमक रहा था और सुर्खियाँ आई हुई थी चेहरे पे, क्योंकि लंदन एग्रीमेंट के तहत वो लाए गए थे। उन्हें पता था सब सेट हो जाना और मुझे 2/3 अक्सरियत मिलनी है और आवाम में मैं मकबूल ही मकबूल हूँ। आज आप ज़रा देखिए कि उनकी शक्ल और तस्वीर क्या बनी हुई है, क्योंकि अब उन्हें सही पता चल गया है कि अवाम उन्हें किस नज़र से देखती है। उन्हें पता चल गया कि मैं फड़ा गया हूँ, पकड़ा गया हूँ, अवाम को पता चल गया कि मेरी असलियत क्या है। तो अब मायूसी है चेहरे पे। बहरहाल बाजी मरियम ने आज वाले साहब को साथ बिठाकर ही ताने देना शुरू कर दिए। बाजी मरियम ने जलसे में कहा कि लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त में भागता नहीं है वर्कर को छोड़ के, लीडर वो होता है जो मैदान छोड़कर नहीं भागता, शेर की तरह होता है। तो एक दफ़ा बाजी मरियम ने ये कहा
तो नवाज शरीफ साहब ने इस तरह करके मरियम की तरफ देखा कि ये बेटी क्या कह रही है, ये मुझे गीदड़ कह रही है सबके सामने ही, मैं तो चलें प्लेटलेट्स या जिस भी तरीके से बाहर गया था तो ये क्या कह रही है मरियम। बहरहाल वो वालिद की बेइज्जती उन्होंने एक तो बड़े मजमे में की। उसके बाद बाजी मरियम ने कहा कि खानेवाल वालों, वो भी एक चुटकुला हो गया आज, बाजी मरियम ने कहा कि खानेवाल के लोगों हुक्म करो क्या चाहिए। वो तो पूछ रही थी कि कौन सी डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि कौन से अब्बा के पैसे से करनी है, आपके टैक्स के पैसे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि खानेवाल वालों मुझे ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, मैं ला के आपके कदमों में निछावर कर दूंगी, आपके कदमों में रख दूंगी, जो भी आप चाहेंगे, जो भी फरमाइश करेंगे। आगे से आपको पता ही है खानेवाल वालों से भी अल्लाह ही पनाह है, और खानेवाल वालों ने आगे से नारे लगा दिए कि लंदन फ्लैट की रसीदें चाहिए वो ला दें। बस फिर क्या था, चिरागों में रोशनी ना रही, उसके बाद काम खत्म हो गया। बाजी मरियम ने क्या जवाब देना था, कहाँ से कदमों में ला के रखनी थी उनकी, तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपको तो फिर पता ही है, कतरी खत और कैलबरी फॉन्ट और वो सब कुछ तो अब जानती। तो एक तो ये आज लतीफ़ा हुआ। दूसरा कंपैरिजन आपके सामने रखते हैं कि एक तरफ बाजी मरियम का जलसा है और दूसरी तरफ उसी साउथ पंजाब आपको लेके चलते हैं, दूर नहीं, इसी साउथ पंजाब में आपको लेके चलते हैं और आपको मुजफ्फरगढ़ लेके चलते हैं। खानेवाल से भी ज़्यादा दूर अफ्तादा इलाका, खानेवाल से भी ज़्यादा रिमोट इलाका, खानेवाल से भी ज़्यादा पसमानदा इलाका, मैं ये कहूँगा मुजफ्फरगढ़ लेकर चलते हैं, जहाँ पर शब्बीर कुरैशी, जी हाँ, शब्बीर कुरैशी जो हैं वो को बहुत बड़े फ्यूडल नहीं है, वहाँ पर एक मुतदिल मजाज, अच्छे आदमी, लोगों का काम करने वाले, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने वाले शब्बीर कुरैशी जो हैं, उनका आज एक मीटिंग थी। ये चकूक गांव के इलाकों की मीटिंग्स थी, और यहाँ पर आप ये समझ लें कि अगर ऐसी मीटिंग पे 200-300 बंदा आ जाए ना, किसी भी बंदे का 300 बंदा इकट्ठा हो जाए, तो वो MNA MPA समझता है कि उसने बहुत बड़ा इकट्ठ कर लिया। जो लोग सियासत करते हैं वो इस बात को समझते हैं। अब आप इसको कंपेयर इस तरह से ना कीजिए कि जो बड़े लीडर होते हैं किसी भी पार्टी के, जाहिर बात है वो जाएंगे तो ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो मकामी MNA MPA होते हैं, क्योंकि उन्होंने रोज़ ही जलसे करने होते हैं, रोज़ ही 3-3 जलसे करने होते हैं, या गैदरिंग करनी होती है, रैली कह लें, कॉर्नर मीटिंग कह लें, तो 200-300 बंदा भी किसी जगह जमा हो जाए तो उसको बहुत बड़ा इकट्ठ समझा जाता है। 300 बंदे को भी अच्छा इकट्ठ समझा जाता है अगर बड़ा नहीं, और 500-700 हो जाए तो बहुत बड़ा इकट्ठ समझ लिया जाता है, क्योंकि जगह जगह वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे होते हैं। आज शब्बीर कुरैशी साहब की कॉल के ऊपर आपको फुटेज दिखा रहे हैं हम, हज़ारों लोग निकल आए वहाँ पर। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मुजफ्फरगढ़ का दूर अफ्तादा इलाका है, यहाँ पर शब्बीर कुरैशी जो मुकामी MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हैं, उनकी कॉल पर ये निकले हैं। यहाँ पर कोई किसी मेन पार्टी का मेन लीडर नहीं है, बल्कि शब्बीर कुरैशी की कॉल के ऊपर हज़ारों लोग निकल आए हैं। मेरा ख्याल है चंद जो बड़े इंप्रेसिव क्राउड्स हमें पिछले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आए हैं, उनके बराबर का क्राउड आज आपको मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी लोग निकलते नज़र आए। कंपेयर करें आप इसको खानेवाल का जो जलसा था मरियम नवाज़ का और नवाज़ शरीफ का, तो आपको नवाज़ शरीफ साहब की जो शक्ल बनी हुई है उसकी समझ आ जाती है कि क्यों बनी हुई है। उसके बाद इसी तरीके से KPK में जाते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं आज रैलियों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जुनैद अकबर और दूसरे दोस्तों की जो रैलियाँ उनके अंदर किस तरीके से अवाम का हजूम है, और अवाम जो है वो मुकम्मल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है, जोशो खरोश है। इमरान खान आपको बता चुके हैं कि 8 फरवरी है बदला लेने का दिन। जितनी भी बदतमीज़ी आपके साथ की गई है, मुल्क से तबाही की गई है, अगर 8 फरवरी को आप लोग निकल आए और आपने वोट डाल दिया, और जो कि आप इंशाल्लाह डालेंगे और निकलेंगे, तो फिर आपके सामने ये जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ नहीं हो सकेगा, और ये तमाम चीज़ें मलिया मेट हो जाएंगी। सो तैयारी कीजिए, स्केड्यूल कीजिए अपने आप को, अपना वोट अभी से चेक कर लीजिए, उसका पोलिंग स्टेशन सब कुछ मैसेज करके लिख रखिए या सेव कीजिए वो मैसेज, ताकि पोलिंग डे वाले दिन आपको परेशानी को कि घर में कुछ लोगों के वोट कहाँ कर देंगे, कुछ के कहाँ कर देंगे, अभी से प्लान कीजिए ताकि आप वोट डाल सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।